हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट व्याख्यान में हमने ध्रुव स्वामिनी के सार को समझा था। आज हम बात करेंगे नाट्य कला के तत्वों के आधार पर ध्रुव स्वामिनी की समीक्षा। सबसे पहले आता है कथानक। ध्रुव स्वामिनी नाटक की जो कथा वस्तु है वो भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ गुप्त युग पर आधारित है। पहले भी आपने सुना था कि समुद्रगुप्त ने अपने जीवन काल में अपने छोटे पुत्र चंद्रगुप्त को राज्य का उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, लेकिन चंद्रगुप्त ने अपने भाई के निर्वाह और राष्ट्रीय एकता के लिए अपने बड़े भाई को वह उत्तराधिकार सौंप दिया। ये जो कथा है ध्रुव स्वामिनी कथा, ये देवी चंद्रगुप्तम पर आधारित है। देवी चंद्रगुप्तम के अनुसार ध्रुव स्वामिनी रामगुप्त की परिणीता पत्नी थी, और जब शकराज रामगुप्त पर विजय प्राप्त कर लेता है तो रामगुप्त पर विजय प्राप्त करने के बाद शकराज द्वारा भेजी गई शर्तें ऐतिहासिक हैं, क्योंकि जयशंकर प्रसाद जी ने इसे अबुल हसन अलवी को पूर्णतः स्वीकार कर लिया है। ध्रुव स्वामिनी द्वारा आत्महत्या का प्रयास, शकराज और चंद्रगुप्त का छद्मवेश में संघर्ष, उनके बीच अन्य छद्मवेशी सामंतों के विद्रोह की सूचना, ये सब पूर्णतः ऐतिहासिक घटनाएं हैं। ध्रुव स्वामिनी का जो कथानक है वो अत्यंत सीधा और सरल है। अगर वस्तु विन्यास की दृष्टि से देखें तो ये नाटक अत्यंत सफल है। इसमें 3 अंक अपने में ही पूर्ण और गतिशील हैं। प्रत्येक नाटक में कथानक में 2 प्रकार की कथाएं होती हैं, आधिकारिक और प्रासंगिक। ध्रुव स्वामिनी में ध्रुव स्वामिनी और रामगुप्त के विवाह के बाद शकराज द्वारा उसे उपहार के रूप में मांगने, चंद्रगुप्त द्वारा उसे मारने और विद्रोह आदि की कथाएं आधिकारिक कथा में आती हैं, और दूसरा कथानक होता प्रासंगिक। तो प्रासंगिक कथाओं में ध्रुव स्वामिनी रामगुप्त के विवाह का प्रसंग आता है, समुद्रगुप्त की दिग्विजय यात्रा आदि जो है प्रासंगिक के अंदर आती है। तो इस तरीके से हमने इसके कथानक को जाना। चरित्र चित्रण, ध्रुव स्वामिनी के नाटक में पात्रों की संख्या कम है लेकिन कार्य व्यापार अधिक है, जिससे पात्रों का चरित्रांकन विस्तृत नहीं हो पाया है। पात्रों का चरित्र घटनाओं से नहीं बल्कि उनके मानसिक चिंतन से मुखारित हुआ है। इसमें जयशंकर प्रसाद ने किसी पात्र की प्रवृत्ति दिखाने के लिए कार्य का या व्यापार का आयोजन नहीं किया है। यह एक प्रकार से स्वाभाविक है और चरित्र चित्रण की दृष्टि से उत्कृष्ट प्रयोग है। संवाद योजना को समझें। ध्रुव स्वामिनी नाटक में कार्य व्यापार की प्रखरता के बावजूद संवादों में तीव्रता नहीं है, उनमें वस्तु स्थिति ज्ञापन की प्रवृत्ति मिलती है। इस नाटक के संवादों में व्यावहारिकता अधिक है, इसमें कहीं भी अनावश्यक विस्तार नहीं है, वस्तु विवेचन बिल्कुल सीधा है। जहाँ स्वगत कथन का प्रयोग हुआ भी है वहाँ उद्वेग और भाव प्रवणता के कारण संवाद बोझिल नहीं हो सके। फिर आता है भाषा शैली। भाषा शैली की दृष्टि से जयशंकर प्रसाद जी का ये एक उत्कृष्ट कथन है। भाषा पर उनका अद्भुत अधिकार रहा है, उनकी भाषा प्रवाहमयी है। ऐतिहासिकता की रक्षा के लिए उन्होंने तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया है। वाक्य छोटे लंबे दोनों प्रकार के हैं लेकिन सुगठित है। कहीं कहीं हास्य वाक्य की योजना ने नाटक को जीवंत बना दिया है। जैसे यथा बौना कहता है, सुनता है रे तू अपना हिमाचल इधर कर दे, मैं दिग्विजय करने के लिए कुबेर पर चढ़ाई करूंगा। तो इस तरीके से जो है हास्य व्यंग भी वहाँ देखने को मिलता है। भाषा शैली में गेयता भी है। इसके बाद आता है उद्देश्य। ध्रुव स्वामिनी प्रसाद जी की सौद्देश्य रचना है। उन्होंने 3 नारी पात्रों का इसमें चित्रण किया है। तीनों एक दूसरे से अलग अलग है और अलग अलग समस्याओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। इस नाटक के अनुसार जो आनंद की उपलब्धि वही जीवन का चरम उद्देश्य है। आनंद की प्राप्ति करने के लिए सुख दुख से परे होना आवश्यक है। अगला हम नाट्य कला के तत्वों के आधार पर ध्रुव स्वामिनी की समीक्षा में अभिनेयता को लेते हैं।
रंगमंच और अभिनय की दृष्टि से ध्रुव स्वामिनी प्रसाद जी के सभी सफल नाटकों में से एक है। इसमें नाटककार ने रंगमंच की स्थिति के अनुकूल दृश्य विधान किए हैं। फिर आता है देश काल तथा वातावरण। ध्रुव स्वामिनी प्रसाद जी का एक ऐतिहासिक नाटक है। इस नाटक के पात्र गुप्त काल से संबंधित है। नाटक की भूमिका में ही विषय से संबंधित ऐतिहासिकता का विवेचन होता है। ध्रुव स्वामिनी का वर्णन कई संस्कृत ग्रंथों और ताम्रपत्रों में मिल जाता है। नाटक में जयशंकर प्रसाद जी ने कुछ घटनाओं और कुछ पात्रों को काल्पनिक आधार पर भी ग्रहण किया है। ध्रुव स्वामिनी मूलतः ऐतिहासिक है, लेकिन शकराज जो था जिसने आक्रमण किया था रामगुप्त पर, उसकी ऐतिहासिकता संदिग्ध है। इस नाटक में पात्रों और घटनाओं के अतिरिक्त युग का चित्रण नितांत ऐतिहासिक देखने को मिलता है। इस प्रकार नाट्य कला के तत्वों के आधार पर हम ध्रुव स्वामिनी की समीक्षा को समझ सकें। तो समीक्षा के अंदर आपको जो है ये हेडिंग याद रखनी है: कथानक, चरित्र चित्रण, संवाद योजना, भाषा शैली, उद्देश्य, अभिनेता, देशकाल तथा वातावरण। आज के व्याख्यान को यही समाप्त करते हैं। फिर आगे किसी नए व्याख्यान के साथ आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू।